गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड माय चाइल्ड। मैं शिव सर आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय क्लास 9th की केमिस्ट्री का लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों के बीच में एटम एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर 2 हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु और अणु का इतिहास लेकर आपके बीच में आया हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों आपको पता है कि हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर गया था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स से इंट्रोडक्ट हुए थे, परिचित हुए थे कि क्या हम लोगों को उसमें करना है। आज हम लोग लेक्चर 2 लेके आपके बीच में आए हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, यानी परमाणु और अणु का इतिहास। ठीक, तो तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए पढ़ते हैं। अच्छा सर, आप कहेंगे अच्छा सर ये बताइए कि ये परमाणु और अणु का इतिहास पढ़ने से पहले ये बताइए किसका पार्ट होते थे। सारी चीजें मैंने समझा दी थी। जिसे देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है मैटर, और मैंने लिखा था ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर भी एटम ही होता है। ठीक, जिसे देखिए मैंने यहाँ मैटर लिखा है, इसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, फिर इसको तो पढ़ेंगे ही बच्चा। ठीक, देखिए मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एवरीथिंग्स अराउंड यू, मतलब आप लोगों के चारों तरफ जो भी चीजें हैं सब पदार्थ हैं। पहला एक डेफिनेशन ये बनता है कि हमारे चारों तरफ जो सारी वस्तुएं हैं वे सब क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ। जैसे ये मार्कर पदार्थ है, ये टेबल पदार्थ है, ये वॉच पदार्थ है, मतलब मैटर। ठीक, इस अर्थ पे सारी चीजें मैटर हैं। यहां तक कि हम लोग जिन जिन चीजों से घिरे हुए हैं, यहां तक कि मेरा क्लोथ्स, मेरा कपड़ा है, ये भी पदार्थ है, ये माइक ये भी पदार्थ है। ठीक, तो यानी सर पहला तो डेफिनेशन ये होता है कि मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है। बट आप कहेंगे बट सर ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हो रहा है कि सर पदार्थ जो हमारे चारों तरफ है वो पदार्थ है या वो मैटर है। अब इसको और किसी सेकेंड लैंग्वेज में या आप किसी और डेफिनेशन के थ्रू बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है कि एवरीथिंग जो कुछ भी है दैट हैज मास एंड टेक्स ऑफ स्पेस एंड वॉल्यूम इज मैटर। ठीक, जैसे क्या? वह सारी वस्तुएं जिनका खुद का क्या हो? मास हो, मास यानी द्रव्यमान हो, और टेक्स अप स्पेस, और वो इस अर्थ पे कोई ना कोई स्थान घेरती हो, मतलब उनका कोई ना कोई आयतन हो, वॉल्यूम हो, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे देखिए ये मार्कर है, इसका अपना कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही होगा, कुछ भी वो मिलीग्राम में ही क्यों ना हो, लेकिन होगा ना। हाँ सर होगा। और ये मार्कर हमारे इस अराउंड, इस एटमॉस्फेयर वायुमंडल या इस अर्थ यानी पृथ्वी में अपना कोई ना कोई स्थान तो घेर रहा है ना। अगर ना घेर रहा होता तो देखिए यहाँ रखा मैंने, जिसने टेबल के इतने पार्ट को क्या कर लिया? अब्जॉर्व कर लिया। ठीक, अब मुझे देखिए मेरा भी कोई ना कोई तो वेट होगा ही, मास तो होगा ही ना मेरा, और मैंने अर्थ का इतना एरिया एक्यूपाई किया कि नहीं किया है? हाँ किया है सर। यानी वह वस्तुएं जिनका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान हो और वह इस अर्थ पे कोई ना कोई स्पेस यानी स्थान एक्यूपाई करती हो, घेरती हो, अर्थात उनका कोई आयतन हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है या मैटर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। सर आगे आइए। देखिए जब मैंने मैटर पढ़ाया, हालांकि इस टॉपिक तो फर्स्ट लेसन में आप लोगों के है, मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसको बताना है। देखिए कैसे बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, काफी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। तो सर मैटर, तो मैटर की सर जो स्टेट होती है अवस्था, देखिए ऐसे तो हम लोग मैटर की अगर फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल क्वांटिटी के आधार पे अगर इसके स्टेट को डिफाइन करते हैं तो अलग अलग चीजें आती हैं। फिजिकल स्टेट जो होता है, भौतिक अवस्था जो होती है, तो उसमें 5 होते हैं, वो भी 5 होते हैं। आपका देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, उसके बाद गैस है। ठीक, यहाँ गैस है, फिर उसके BEC होता है। ठीक, फिर प्लाज्मा होता है। 5 स्टेट होते हैं। लेकिन आप या मोटा मोटी लोग इतना तो जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। आपके छोटे क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, इसलिए मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे तो आप अगर मैटर के अवस्था स्टेट के बारे में जाएंगे तो उसका 2 प्रकार से आप विभाजन करते हैं। एक होता है आपका फिजिकल
प्रॉपर्टी के आधार पर, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, वो सारी चीजें तो वो आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में है, तो जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ मेरा टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री के बारे में बताना है, तो ज्यादा हम उसमें न जाएं क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, मेन ये मायने रखता है ना, इसलिए यहाँ पे। तो मोटा मोटी से सर ये तीन होते हैं। एक होता है सॉलिड जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, एक होता है लिक्विड जिसका शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप मतलब आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस होता है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित नहीं होता है, दोनों फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये आइस क्यूब ले लिया, आइस क्यूब जैसे आप जान ही रहे आइस क्यूब इसमें क्या बताना है, तो ये किस में होता है, इसका शेप और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो दिस इज अ सॉलिड। ठीक, जैसे जैसे आप ये टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलते पिघलते पुनः अपने लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, मतलब वाटर बन जाएगा। फिर ये जब वाटर बन जाएगा दिस इज अ लिक्विड। ठीक, और जब इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो ये जलवाष्प बन के यानी वाटर वेपर बन के उड़ने लगेगा, जिसको आप लोग गैस कहेंगे। ठीक, ये चीज है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप तो मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, ये क्यों सर फालतू का पढ़ा रहे हो? फालतू कोई चीज नहीं होती बेटा, पढ़ाई में हर एक चीज पढ़ने वाली होती है। ठीक, कम से कम अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैटर को अगर कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो बता तो सकते हो। पढ़ाई में कोई भी चीज फालतू नहीं होती। तो आइए इधर चलते हैं। सर मैटर आपने बता दिया, हाँ बता दिया, और मैंने शायद आपके फर्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको मैंने शायद बोला था आप लोगों को कि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, मतलब परमाणु होता है, मैंने बताया हुआ है। ठीक, यानी परमाणु स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग भी मैंने बताया था, और मैटर का भी स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने एटम में बताया था। ठीक सर, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी सर? यानी हमको परमाणु जानने से पहले हमको ये तो जानना चाहिए था कि सर किसका सबसे छोटी क्या परमाणु होती है, तो अब पता चल गया ना। इस अर्थ पे जितने भी वस्तुएं हैं जिनका कोई ना कोई मास है और कोई ना कोई प्लेस एक्यूपाई कर रही है, स्थान घेर रही है, तो मैटर है, और मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, यानी सभी जगह एटम तो है ना। हाँ है, आप कहोगे हाँ सर अब तो है, कहेंगे। तो सर अब आते हैं हम एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने, या हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एक्सियन थॉट्स अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु और अणु के बारे में प्राचीन सोच, प्राचीन विचारधारा। ठीक, देखिए आज से मैं बोल सकता हूं 500 बीसी पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले हमारे भारत में, हमारे इंडिया में एक फिलोसोफर, किसके, संस्कृत के फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। इन्होंने सबसे पहले मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बताया था। सोचिए हमारे भारत में हर एक चीजों के बारे में लोग पहले ही बता चुके हैं। ये दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को नहीं पता चलता, और हम लोग इस सब चीजों का श्रेय अदर कंट्रीज या विदेशी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से फॉरेनर्स को दे देते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए ईसा मसीह के जन्म से 500 बीसी पूर्व ही महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था, जो इंडिया के रहने वाले थे और इस संस्कृत के फिलोसोफर थे। संस्कृत के फिलोसोफर थे ये। इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने राइस ग्रेन लिया, मतलब एक बार की घटना है कि इन्होंने राइस ग्रेन लिया, मतलब चावल का एक दाना लिया, और उस चावल के दाने को, जैसे देखिए ये चावल का दाना, इसको इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, मतलब इन्होंने अपने मुख में डाला उसको, इसको कट से तोड़ा, तो जब थोड़ा तो डिवाइड हुआ, मतलब इसको क्या करना स्टार्ट किया, डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवाइड मतलब विभाजित करना स्टार्ट किया ना, डिवाइड करना स्टार्ट किया। उसी तरीके से जब वो 2 टुकड़ों में टूट गया, 2 टुकड़ों में, फिर उसको उन्होंने दोबारा अपने मुख में डाला, फिर उसको डिवाइड किया। इस तरीके से करते करते वो उस भाग तक या उस पार्ट तक, राइस ग्रेन के उस पार्ट तक पहुंच गए कि जिसको अब वो चाहकर भी डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। यानी ये क्या हो गया, नॉट डिवाइडेड पार्ट ऑफ राइस ग्रेन, नॉट डिवाइडेड पार्ट ऑफ राइस ग्रेन, मतलब चावल के दाने का अविभाजित भाग हो गया। अभी ये अब नहीं बट पा रहा था, तो इसी का नाम सबसे पहले महर्षि कणाद ने क्या दिया, पदार्थ। क्या दिया, अब देख लीजिए, पदार्थ। यहां लिख देता हूं, क्या नाम दिया,
पदार्थ दिया, ठीक। और इसी को इन्होंने ही ने क्या बोला, परमाणु, परमाणु बोला, परमाणु, ठीक। तो यानी इस शब्द को देने वाले कौन हुए, हमारे महर्षि कणाद हुए। ये पदार्थ या परमाणु कैसा शब्द अगर आपसे पूछ ले तो ये एक तरीके का इंडियन लैंग्वेज है, यानी आप बोल सकते हैं कि भारतीय शब्द है या भारतीय भाषा का शब्द है, ठीक। ये था। अब सोचिए हम लोग किसी और को महत्व देते हैं, हमारे महर्षि कणाद 500 BC पूर्व, ठीक। उसके बाद देखिए इतिहास को कंटिन्यू करते हैं। फिर समय बीतता गया और कई वर्षों के बाद ईसा मसीह की जन्म हुआ, फिर से चीजें जो भी। ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक एक देश है, तो ग्रीक के दो फिलोसोफर थे, एक का नाम था लूसीपियस और डेमोक्रिटस। ये दो ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने इसी परमाणु शब्द को क्या बोला, एटम बोला। जैसे हमने लिखा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना परमाणु और अणु, तो परमाणु जो है तो हिंदी शब्द है और एटम जो है अब इंग्लिश शब्द नहीं है, वो ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है सर, ग्रीक वर्ड है। वो पूछ सकता है एटम वर्ड इज गिवन, तो आप बोलोगे ग्रीक्स। या आपसे पूछ लिया कि एटम कैसी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। तो ये हो गया। तो यानी लूसीपियस और डेमोक्रिटस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस इस परमाणु शब्द को क्या दे दिया, नाम दे दिया एटम। लेकिन हमारे महर्षि कणाद हो, चाहे ग्रीक फिलोसोफर लूसीपियस या डेमोक्रिटस हो, इन लोगों ने एक कंप्लीट डिफिनेशन नहीं दिया कि यार चावल के दाने को चबाकर उसको इस भाग तक लाना कि वो नौ विभाज्य इकाई, उसको पदार्थ या परमाणु बोल देना। पदार्थ तो मतलब मैटर को पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, ये मैंने लिखा है। तो मतलब कि अविभाज्य इकाई को परमाणु कहा था उन्होंने, ठीक। तो ये चीज है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अगर गलती से अगर बोल दिया होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मतलब कि मैटर का हिंदी पदार्थ है, ठीक। अविभाज्य इकाई को उन्होंने परमाणु कहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने लेक्चर को जारी रखते हैं। तो अब कोई कंप्लीट डेफिनेशन कोई दिया नहीं। अब चावल के दाने को चबा के छोटे भाग तक लाना, उसको पदार्थ बोल और परमाणु बोल देना। ग्रीक फिलोसोफर इस परमाणु को एटम बोल दिए, बट कंप्लीट डेफिनेशन व्हाट इज द एटम क्या है इसके बारे में कोई नहीं बताया। लेकिन फिर आगे चढ़ के हमारे भारतीय ने ही एक, जिनका नाम है पकुड़ा कत्यायन, इन्होंने एक कंप्लीट और रियल डेफिनेशन दिया जो देखने में और सुनने में भी सही लगा। उन्होंने क्या बोला कि he states that atoms may not exist in to be free state but may exist in the combined state in the form of molecules। उन्होंने कहा कि परमाणु वह अवस्था है, मतलब he states that atoms, मतलब परमाणु वह अवस्था है जो may not exist in to be free state, जो मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। अच्छा एक चीज सुनिए, जैसे अगर आप ऑक्सीजन गैस है आपके पास, मान लेता हूं ऑक्सीजन गैस है, तो भाई इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, एटम होगी, ठीक है आंसर एटम होगी। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, एटम होगी, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं, ठीक। चलिए, लेकिन सर ये बताइए, क्या आप अगर किसी सिलेंडर में ऑक्सीजन भर रहे हैं, या मान लेता कोई गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर ही मान लीजिए आपने, मान लीजिए ऑक्सीजन ही निकल रहा है, फूक रहे हैं, तो क्या उसके अंदर एक ही अणु जा रहा है, अरे सॉरी एक ही परमाणु जा रहा है? अगर गुब्बारा हल्का सा भी मान लीजिए फुला ऑक्सीजन से, तो क्या उसके अंदर एक परमाणु ऑफ ऑक्सीजन है? कहोगे नहीं सर, तो आप कहोगे सर कि उसके अंदर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि उसके अंदर मोर देन मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा सर। मतलब ये हुआ बेटा कि सर एक एटम तो एक ऐसा अविभाज्य इकाई जिसको तुम्हें अपनी सूक्ष्म आंखों से देख ही नहीं सकता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। जब वो उतना छोटा है, बताओ गुब्बारे में जाएगा तो कहां फुला पाएगा भाई? तो उस यही एटम कई हजार, कई लाख, कई अनगिनत संख्या में जब उस गुब्बारे के अंदर जाते हैं तो उसी को हम लोग मोलिक्यूल का नाम देते हैं। मतलब मैंने बोला था ना, एक से अधिक अगर हो जाएगा आइटम, दिस इज अ मोलिक्यूल, वो अणु बन जाएगा। यानी अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो अब एक गुब्बारे के अंदर एक से अधिक परमाणु हैं तो उसको हम मोलिक्यूल ही बोलेंगे ना भाई, क्योंकि एक तो परमाणु गया नहीं है, तो सर हम उसको अणु बोलेंगे। इसका मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि एटम जो है, परमाणु जो है, किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मतलब ही स्टेट दैट एटम्स में नॉट एग्जिस्ट इनटू बी फ्री स्टेट,
मतलब किसी भी पदार्थ या परमाणु वह अवस्था है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक। बट लेकिन में एग्जिट इन द कंबाइंड स्टेट, लेकिन वह मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। कंबाइंड मतलब मिश्रित, वही एक परमाणु मिल गए, एक परमाणु मिल गए, मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। तो मिश्रित अवस्था में पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों को अणु मॉलिक्यूल्स के भी बारे में बता दिया कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो आप बोल सकते हैं कि एटम्स कंबाइंड जब होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया, यानी इन्होंने पकुड़ा कात्यायन ने कहीं ना कहीं एक अच्छी डेफिनेशन दिया, जिसको आगे चल के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बाकी है, जिसके पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ेंगे। एटम्स शब्द क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मतलब कि परमाणु के सिद्धांत के बारे में, और उसमें आप लोग पढ़ेंगे और आगे चल के आप पाएंगे वास्तव में ये बात सही है जो पकुड़ा कात्यायन ने बताया। डाल्टन क्या बताएगा भाई? पकुड़ा कात्यायन भारतीय पहले बता चुका है, और दूसरों को हम लोग महत्व देते हैं। अपने देश का वास्तव में इंडिया इज अब क्या बोले अब आगे इज द, तो हम ही लोगों की कमी है। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक। तो पकुड़ा कात्यायन ने जो बात कहा वो आगे चल के डाल्टन बोलेंगे भाई, और उनको हम लोग कहेंगे नहीं उन्होंने बहुत बढ़िया चीज दिया, इनको तो महत्व नहीं देते हैं। बहुत लोगों को तो पता नहीं पकुड़ा कात्यायन क्या है, बताइए, बता के कहें भारतीय है भाई। तो ही स्टेट द एटम्स, ये चीज हो गया, इसी चीज को डाल्टन बताएंगे। तो सर आज हम लोगों ने ये पाया कि हिस्ट्री ऑफ एटम्स क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स दोनों पा गए भाई। यहाँ देखो इसमें से दोनों आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से डिफाइन कर दिया पकुड़ा कात्यायन ने कि परमाणु वह अवस्था है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन परमाणु के मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम अणु कहते हैं। अब देखो इस यहाँ नीचे तीन चीजें, जैसे ऑक्सीजन है, तो आप कभी भी ऑक्सीजन को सिम्युलेट करते हो या बनाते तो आप O2 लिखते हो, O2, यानी सर यहाँ पे एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। अब ये दोनों एटम मिल गए, तो अब ये दोनों एटम क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर? मॉलिक्यूल, यानी अणु कहलाएंगे सर। ठीक है सर, अणु कहलाएंगे, मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो आपने यहाँ एलिमेंट तत्व लिखा है, तो एक चीज यही लगे हाथ समझ जाइए, समान परमाणु मिलके जो अणु बनाते हैं, मतलब सेम कंपाउंड सेम एटम कंबाइंड दिस स्टेट मॉलिक्यूल इज नोन एज एलिमेंट। मतलब समान परमाणु मिलकर जिस अणु का निर्माण करते हैं वह अणु तत्व का होता है, ठीक। ये चीज, समान परमाणु मिलके जो अणु बनाते हैं वह अणु किसका होता है? तत्व का। इसमें देखिए ऑक्सीजन 2 है, अब मैंने मान लीजिए ऑक्सीजन 4 कर दिया, तो इसमें ऑक्सीजन है ना, है कोई और तो एलिमेंट नहीं है ना, तत्व नहीं है ना। तो यानी समान परमाणु मिलकर जो अणु बनाते हैं वो तत्व होता है। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, या देखिए मैंने कंपाउंड लिखा होगा, इसका मतलब भी समझाता हूं आपको। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? CO2, कार्बन एक है और ऑक्सीजन है। अच्छा, ये बीच में जो है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, आगे चीजें पढ़ा जाएगा ना बेटा। अभी यहाँ हम लोग मेन फोकस करते हैं किस पे? अपने इस पे जो चीज पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए O2, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो ये हो गया ऑक्सीजन का एटम, और ये भी हो गया किसका? ऑक्सीजन का एटम। चलिए ये सर किसका? तो ये कार्बन का एटम सर, कार्बन का। अच्छा सर, यहाँ अगर मैं बोल दूं तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं सर? तो सर नंबर ऑफ एटम तो 3 हो गए। कितने हो गए सर? 3। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? अगर मैं इसमें पूछ लूं कि सर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए सर, तो मैं कह दूंगा 3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कर दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं। देख लो, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, तो 2 हैं। तो अब मुझे बताइए, भले ही नंबर ऑफ एटम 3 थे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है कि सर विभिन्न, भले ये एक है और ये दूसरा विभिन्न है ना, विभिन्न परमाणु मिलकर जिस मॉलिक्यूल यानी अणु का निर्माण करते हैं वह अणु कंपाउंड यानी यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। समान परमाणु मिलकर जिस अणु का निर्माण करते हैं वो तत्व कहलाता है, और विभिन्न परमाणु मिलकर जिस अणु का निर्माण करते हैं वो यौगिक कहलाता है। और वही देखिए यहाँ पे भी वही। अब देखिए H2O, तो ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? तो
2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो 2 + 1 = 3। बट नंबर ऑफ एलिमेंट में पूछ लूं, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी 2, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम तो 3 है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 है। तो जब 2 है तो फिर इसका मतलब डिफरेंट एटम मिल रहा है ना, डिफरेंट एटम। तो डिफरेंट एटम मिलके जिस मॉलिक्यूल का निर्माण किया है वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, दिस इज अ कंपाउंड यानी यौगिक कहलाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दी कैसे क्या होता है। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यू एंड योर फ्रेंड्स एंड योर somebody every low subscribe and like my video and take care of yourself and be connected, be educated.